दोस्तों जो लोग ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार एपीएफसी क्या होता है, ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी सैलरी क्या होती है, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, हमारी प्रमोशंस किस तरीके से होती हैं। तो जितने भी सवाल है ना आपके मन में एपीएफसी के रिगार्डिंग, वो इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एपीएफसी के बारे में नहीं जानते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो लोग नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने एक ट्रायल पैक आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है। इस ट्रायल पैक में ना सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को हमारे मेन कोर्स का डेमो भी मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से हमने हर एक कंपोनेंट को अपने डेमो जो है मेन कोर्स में कवर कर रखा है। आप आइडिया लगा सकते हैं और फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो ये ट्रायल पैक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, सिर्फ ₹1 में हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाके अभी देखें। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रिगार्डिंग। देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, और जब आप किसी पोस्ट के बारे में सुनते हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई ये पोस्ट जो है हमें किस प्रोफाइल की जो है जॉब देगी, हमारा स्टेटस क्या होगा, हमारी सैलरी क्या होगी। तो वन बाय वन अब उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब मैं एपीएफसी की बात करता हूँ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करता हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है इन दी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो है जॉब मिलती है। ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये हमारे देश की एक बहुत ही प्रीमियर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो दो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनका एक ये पार्ट है। दूसरी होती है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जो ईपीएफओ है उसके अंदर मल्टीपल पोस्ट होती हैं, जैसे आरपीएफसी है, ईओएओ है, सीपीएफसी है, ऐसी एपीएफसी भी एक पोस्ट है। तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन के आप ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हो। तो ये जॉब है, ये क्लास ए जॉब है। ठीक है, क्लास ए का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टॉप मोस्ट लेवल की जॉब मानी जाती हैं वो क्लास ए होती हैं, फिर क्लास बी आती है, फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी आती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है इंडिया में, उनका जो सबसे अच्छा लेवल माना जाता है क्लास ए, वहां पर आप लोगों को एंट्री मिलती है। और अगर मैं पे की बात करूं तो आप लोगों को लेवल 10 की जो है पे मिलती है। लेवल 10 के पे मैट्रिक्स से आपको जो है सैलरी मिलती है एज पर दी 7th पे कमीशन। तो ये जो सैलरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब एंटर करते हैं क्लास ए लेवल पे, तो उनको लेवल 10 जॉब मिलती है। तो फिर पोस्ट गैजेटेड पोस्ट है। काफी लोग इस बारे में जो है अलग अलग विचार रखते हैं। बस मेरे पास आरटीआई रिप्लाई है जहां पर ये लिखा गया है कि भाई हाँ, एपीएफसी एक गैजेटेड पोस्ट है। तो फिर जो जॉब है ये परमानेंट नेचर की जॉब है, मतलब आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रखा जा रहा। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप परमानेंट इस जॉब को जो है हासिल कर लेते हो, और आप टिल रिटायरमेंट इस जॉब का पार्ट बन सकते हो, अगर आप कुछ और गलत ना करो। दोस्तों ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर डायरेक्टली कोई मिनिस्ट्री का लिंक नहीं है। वैसे तो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। बट जब आप एपीएफसी बनते हो तो आप एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पाते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो मिनिस्ट्री है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता, मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं होता है। आप एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हो। तो आप लोगों की जो जॉब है, नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, लेकिन आप लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जितनी भी पावर मिलती है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लेवल 10 या क्लास ए पोस्ट पे होता है उसके पैरेलल ही मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पोस्टिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को ऑल इंडिया लेवल पे मिल सकती है। आप लोगों को जहां जहां देश के किसी भी हिस्से में ईपीएफओ के ऑफिस है वहां पर भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर वो लोग ही अप्लाई करें जो कि इंडिया के किसी पार्ट में भी सर्व करने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एपीएफसी पोस्ट के रिगार्डिंग कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब को पाने के बाद हमारा क्या लेवल होगा और हमारी क्या सिचुएशन होने वाली है। अब और इसको जो है ड्रिल डाउन करते हैं कि भाई एपीएफसी जो पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट ईपीएफओ में, इसमें रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जो रिक्रूटमेंट की बात है, तो एपीएफसी पोस्ट पे दो तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकती है। आप एपीएफसी पोस्ट पे दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला तरीका है कि भाई आप लोग ऑलरेडी ईपीएफओ में ईओओ पोस्ट पे थे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पे थे, और आप लोग प्रमोट होके, आप लोगों की प्रमोशन होके आप लोगों को ईपीएफसी बना दिया गया। तो ये उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी ईपीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर लेवल पे है, लेवल 8 या फिर लेवल 9, और उन लोगों को प्रमोट करके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया जा रहा है, लेवल 10 पे ईपीएफसी ऑफिसर बनाया जा रहा है। तो ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है रूट है। आप अगर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आप ये वाला रूट फॉलो करेंगे। और दूसरा रूट क्या है कि भाई एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जहां पर पेपर कंडक्ट होता है, और ये पेपर के थ्रू भी आप लोग पेपर क्वालिफाई करने के बाद एपीएफसी बन सकते हैं। दोस्तों अगर इस पेपर की बात करें तो ये पेपर कंडक्ट करता है यूपीएससी। देखिए होता क्या है कि जब जब वैकेंसीज क्रिएट होती है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी, तो उनमें बोला गया कि फॉर एग्जांपल अगर 456 वैकेंसीज हैं, तो इनमें से हाफ वैकेंसीज डीपी डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू जो है फिल करी जाएंगी, और जो हाफ वैकेंसीज बची उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर
जब जब वो वैकेंसीज का नंबर काफ़ी ठीक ठाक नंबर पे आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 170, 159, अगर ये नंबर पहुंच गया, तो उसके बाद जो ईपीएफओ है वो एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करती है। ईपीएफओ खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रही है, ईपीएफओ एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करती है वैकेंसीज की डिटेल का, और बताती है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, एससी एसटी कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है। और जो ये रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट किसको जाती है? रिक्वेस्ट जाती है यूपीएससी को, और यूपीएससी फिर ये एग्जाम कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी इज ओनली दी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो फाइनली सिलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी लिस्ट यूपीएससी जो है ईपीएफओ को देता है कि भाई इन लोगों को आप भर्ती कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है बाई यूपीएससी, रेगुलर एग्जाम नहीं है। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए समझना कि ये एग्जाम हर साल कंडक्ट नहीं होता है। 2002 में एग्जाम हुआ था, फिर 2004 में एग्जाम हुआ, 2004 के बाद 2012 में एग्जाम हुआ, फिर 2015 में एग्जाम हुआ, और फिर 2023 में एग्जाम हुआ, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम 2025 में भी होगा। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम तभी कंडक्ट होगा जब वैकेंसीज क्रिएट होंगी, अगर वैकेंसीज नहीं है तो एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो इस बार हमारे पास एक आरटीआई रिप्लाई है कि भाई वहां पर बोला गया है कि 74 वैकेंसीज के लिए ईपीएफओ रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर रहा है, और वो रिक्वेस्ट जल्द ही यूपीएससी को सबमिट करी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, टू स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि भाई वहां पे जो एग्जाम प्रोसेस है वो ऑलरेडी 3 स्टेज का है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पर कोई बीच वाली स्टेज नहीं है, मेंस वाली स्टेज नहीं है। यहाँ पर सीधा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो कि एक ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, और वो आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो फिर जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1-1.5 महीने बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जाती है। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद पहले या तो आपकी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी फॉर सोशल सिक्योरिटी में ट्रेनिंग हो सकती है 3 महीने की, या फिर आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। लेकिन इनिशियली आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में भी आप लोगों को जो सैलरी है वो पूरी पूरी मिलती है। तो ये आपका प्रोफाइल है एग्जाम का, और एग्जाम के तुरंत बाद का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आप जॉब पे ज्वाइन करते हैं, जब आप एपीएफसी ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों की सैलरी क्या होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि भाई आप लोगों को 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 की जो पे मैट्रिक्स है उसके थ्रू पे मिलती है। तो यहाँ पर उसमें जो पे इन बैंड होता है, जो आपका बेसिक पे होता है वो 56,100 के आसपास होता है, और आपका जो ग्रेड पे है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड है। तो बेसिक पे आपकी 56,100 हो गई, डीए आपको मिलता है 29,000 के आसपास, फिर आपको टीपीए जो आपका ट्रैवल अलाउंस है वो मिलता है आप लोगों को, एचआरए मिलता है आप लोगों को। ये जो महंगाई भत्ता है डीए, ये इस टाइम पर लगभग शायद 52% है, लेकिन जब 8th पे कमीशन आएगा तो आपको ये डिक्रीज, लेकिन आपका बेसिक पे इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो जब हम सारी चीजें जोड़ लेते हैं और उनमें से जो इंश्योरेंस का जो पैसा आप दे रहे हैं, पेंशन का जो पैसा दे रहे हो, अगर वो घटा भी दें, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी ऑन ज्वाइनिंग आती है वो लगभग 1,06,000 के आसपास आती है। मतलब जब आप लोगों ने एपीएफसी पोस्ट पे ज्वाइन किया तो आप लोगों को 1,06,000 रुपए इन हैंड मिलेगा। ये मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ। कई बार आपकी सिटी के हिसाब से, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से आप लोगों को इसमें इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन वो इंक्रीज और डिक्रीज मान 5% के अराउंड ही रहता है। एंड दोस्तों, अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूँ तो डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपेरेंट एंड हाउस रेंट अलाउंस, तो लगभग हर लोगों को मिलेगा। अदर अलाउंस में जो आपकी कंडीशन बेस्ड है, जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ट्यूशन फी की भाई अगर आपके 2 बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई का खर्चा आप उठा रहे हैं तो सरकार वो खर्चा पे करने के लिए रेडी है। देन स्मॉल फैमिली अलाउंस, जो लोग मैरिड हैं और उनकी फैमिली अगर छोटी है तो उनको ये अलाउंस मिलता है। वॉशिंग अलाउंस बहुत बढ़िया है। और ये अदर फैसिलिटीज है, एलटीसी, ठीक है, जो लीव का कंसेशन मिलता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का पार्ट बन सकते हो, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एडवांसेस आप लोगों को मिलते हैं, तो काफी अच्छी लाइफ आप लोगों की हो जाती है इस पोस्ट को क्वालिफाई करके। तो ये सैलरी वाला जो है पॉइंट आप लोगों को शायद गदगद कर रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा, बट दोस्तों इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जाम आसान नहीं है, एग्जाम में काफी अच्छा कंपटीशन होता है। एक नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट टाइम लगभग 9,53,000 लोगों ने इस पर्टिकुलर एग्जाम का फॉर्म फिल किया था, और 3,50,000 लोग एग्जाम देने पहुंचे थे। इनमें से 547 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिनमें से फाइनली 559 लोगों ने जो है इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और इनमें से 553 लोगों ने ज्वाइन किया, 6 लोगों ने किसी कारण की वजह से इस पर्टिकुलर पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं ली। तो यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर सैलरी, इस पर्टिकुलर अलाउंसेस को एंजॉय करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों ने जॉब क्वालिफाई कर ली। अब जॉब क्वालिफाई करने के बाद आपका काम क्या होगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ईपीएफओ में एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ईपीएफसी। तो आप लोगों के सिंगल फंक्शन नहीं, तो आप लोगों के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। आप लोगों को कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में, आप लोगों को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, आप लोगों को रिकवरी डिपार्टमेंट में, आप लोगों को एग्जामिशन डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में जो है भेजा जा सकता है, और आपके काम उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है फिर चैनलाइज होंगे। बट आपके मेजर मेजर फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला फंक्शन तो ये है कि भाई जो इंश्योरेंस की या पेंशन की या फिर जो पीएफ की डिफरेंट स्कीम्स चल रही है ईपीएफओ की, उनको इन्फोर्स करना। मतलब जितनी
भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि पीएफ के परव्यू में आती हैं, क्या वो इन तीनों स्कीम्स को या फिर इनमें से किसी स्कीम को फॉलो कर रही है, वो आपने इन्फोर्समेंट चेक करनी है। और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री एग्जम्प्टेड है, जिसको उन पर्टिकुलर स्कीम से एग्जम्प्ट किया गया है, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है एग्जाम्पशन की। उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है तो उनसे रिकवरी करना, आप एक रिकवरी एजेंट, एक रिकवरी इंस्पेक्टर की तरह भी रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी पावरफुल पोस्ट आप लोगों के पास ये जो है देखने को मिलेगी। देन दोस्तों क्वासी जुडिशियल फंक्शन, क्वासी जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है जब आप किसी पर्टिकुलर मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो। और सिविल कोर्ट की पावर कैसे आपके पास कि भाई आप लोगों को किसी पर्टिकुलर पर्सन की अटेंडेंस अपने सामने सिक्योर करनी है टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग, तो आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को बुला सकते हैं और उसको आना पड़ेगा क्योंकि ये पावर अकिन टू अ सिविल कोर्ट है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो जो है चालू करनी पड़ती हैं किसी भी फ्रॉड के खिलाफ या किसी भी जो है जो आदमी स्कीम फॉलो नहीं कर रहा उसके खिलाफ। तो ये सारे काम आप जो है करते हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ईओ। देन फाइनेंस एंड अकाउंट आप मेंशन करते हैं, जो है मैनेज करते हैं, उनको जो है रिव्यू करते हैं आप, जो ईओ प्रिपेयर करता है। पेंशन स्कीम जो है आप जो है लगाते हैं जो ईपीएफओ की होती है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम आप करते हैं। कस्टमर सर्विस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है, आरटीआई वगैरह हो गया, कस्टमर सर्विस डिलीवरी हो गई, उसको मैनेज करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटेलिजेंस फंक्शन, ठीक है, विजिलेंस फंक्शन एंड ऑडिट फंक्शन। आप लोगों को कई बार डेपुटेशन भी और डिपार्टमेंट में भेजा जाता है कि भाई आप लोग ऑडिटिंग के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स में ऑडिट करने जाओ, या फिर आप लोगों को बहुत सारे जो हमारे एजेंसी जैसे क्राइसिल हो गया उनके साथ भी जो है एक बार बैठ के जो उनके टूल्स वगैरह हैं या फिर जो उनके सिस्टम वगैरह हैं, फिर जो आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करने के लिए आपको बोला जाता है। तो काफ़ी वाइड वैरायटी आप लोगों को फंक्शंस की देखने को मिलेगी जो आप लोगों के कैरियर में एक अच्छी जो है डायरेक्शन लेके जाती है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कैरियर प्रोग्रेशन की, तो आप शुरुआत कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पे इन ईपीएफओ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि भाई आपकी 15,600 से 39,100 का ग्रेड पे बैंड है और 5400 का आपका ग्रेड पे है। आप लगभग 5 साल बाद प्रमोट होकर आरपीएफसी 2 बनोगे, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 बनोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका लेवल भी बढ़ेगा। फिर अगले 5 साल बाद आप आरपीएफसी 1 बनोगे, अगेन सैलरी बढ़ेगी, आपका लेवल भी बढ़ेगा। उसके बाद अगले 5 साल बाद आप एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर 2 बन जाते हो, और उसके बाद आप एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1 बन जाते हो, और कुछ केसेस में आप लोग जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी बन सकते हो। तो ये आपकी एक फिक्स टाइम पर आप लोगों को जो है प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छा आप लोगों को कैरियर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि भाई एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, स्टेबल कैरियर है, ठीक है, आप लोग इस जॉब को क्वालिफाई कर लेते तो आप अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि हर 5 साल बाद आप लोगों को प्रमोशन मिल रही है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, एंड सबसे अच्छी बात कि भाई गुड पोस्टिंग्स है। और ये पोस्टिंग किस बेसिस पे मिलती है? आपके रैंक के बेसिस पे। जितना अच्छा रैंक आप लोगों का एग्जाम में आएगा उतने चांसेस हैं कि भाई आप लोगों को आपकी होम पोस्टिंग मिल जाए। दोस्तों काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर रैंक मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं। भले ही रैंक 1 वाला भी एपीएफसी बनेगा और रैंक 159 वाला भी एपीएफसी बनेगा, लेकिन इन रैंक के बेसिस पर आप लोगों को डिपार्टमेंट्स और आप लोगों को पोस्टिंग्स एलोकेट होती हैं। तो जितना अच्छा रैंक आएगा उतनी आपकी प्रेफरेंस की, उतनी आपकी चॉइस की आप लोगों को पोस्टिंग्स मिल सकती है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ढंग से करिए ताकि आप लोगों को अच्छी पोस्टिंग्स ही मिले। एंड दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि कंपटीशन बहुत हाई है, जॉब सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, समझने में जितनी अच्छी लग रही है, पानी उतनी ही मुश्किल है। तो यहाँ पर एफर्ट करने पड़ेंगे, एफर्ट बहुत नेचुरल करने पड़ेंगे और बहुत सिंसियर मैनर में करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर हर एग्जाम वाले बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए और अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को इस एग्जाम के हिसाब से डील करना शुरू करिए। वीकनेसेस को एवरेज लेवल पर लेकर जाइएगा और स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करिएगा। ये आपकी अप्रोच यहाँ पर होनी चाहिए। एंड दोस्तों हमने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा मास्टर कोर्स। ये कंप्रेहेंसिव कोर्स है जहाँ पर हर कंपोनेंट को हम अच्छे से डील कर रहे हैं। जितने भी कंपोनेंट एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम में आते हैं यहाँ पर अच्छे से कवर किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, नोट्स एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। फुल लेंथ मॉक्स भी हैं और उनके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा है मास्टर टेस्ट सीरीज प्लस। ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिर्फ जीएस एंड क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, बट जो स्पेशल कंपोनेंट्स है अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो ये वाला कोर्स है। एंड तीसरा टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए जो एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों इन तीनों कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर हमने लिंक शेयर किया है। तो प्लीज़ अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो शेयर करिएगा इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।